हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के चैप्टर में जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बता दिया था? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बता दिया था और क्वांटम नंबर्स के बारे में बता दिया था, है ना। तो आज मैं आपको एक नया रूल बताने वाला हूं जिसका नाम है हुन्स रूल। क्या नाम है? HUNDS, हुन्स रूल। तो स्टार्ट करते हैं इसको। हुन्स रूल, सबसे पहले हम हुन्स रूल को लिख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां ध्यान दो। तो पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं, उसके बाद आपको ये समझा दूंगा है क्या। लिखो, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the orbital belonging to the same subshell P, D और F does not take place until each orbital of that subshell has got one electron each. That is, it is singly occupied. That is, it is singly occupied. मैंने लिखा क्या है आपको ये बात समझाता हूं। आपको मैंने ये बात पहले भी बताई होगी, एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे ये आपका S सबशेल होता है, S के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? S पूरा क्या है? ये सबशेल। इसके अंदर ऑर्बिटल कितने हैं? एक। फिर उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल होता है? P। ये आपका P सबशेल है। इस P सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 3 P ऑर्बिटल है। मैं कहूंगा P पूरा क्या है? सबशेल। 3 क्या है इसके अंदर? ऑर्बिटल। फिर क्या कहूंगा? D सबशेल है। इस D सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है? 1 2 3 4 और ये 5। इसके अंदर कितने ऑर्बिटल है? 5। ऐसे ही F में कितने हैं? F में है 7। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए? 7 ऑर्बिटल। ठीक है, तो F पूरा सबशेल है और उसके अंदर कितने ऑर्बिटल है? 7। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, ऐसे कितने सबशेल है जो सबशेल तो एक है लेकिन ऑर्बिटल ज्यादा है? P है, P एक सबशेल है लेकिन ऑर्बिटल कितने हैं? 3। D एक सबशेल है लेकिन ऑर्बिटल कितने हैं? लेकिन अगर इस हिसाब से मैं बात करूं, S के अंदर कितनी सबशेल है? S खुद एक सबशेल है और उसमें ऑर्बिटल कितने हैं? तो अब मेरी बात सुनना, जब मैं इलेक्ट्रॉन भरता हूं, मान लो मैं इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं किसके? मैंगनीज का। किसके इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं बच्चे? मैंगनीज। तो मैंगनीज में 25 आता है। तो ये 25 कैसे भरते हैं हम? कुछ ऐसे भरते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, ऐसे भरते हैं ना। और भरने के बाद में क्या करता हूं? 3d5 को पहले लिख लेता हूं, 4s2 को बाद में लिख लेता हूं। ये वाली बात हम पहले समझ चुके हैं। तो इसको फिलहाल मैं क्लियर कर देता हूं कि हाँ, मेरे को 3d5 है ना पहले लिखना है और 4s2 को क्या लिखना है गाइस? बाहर। तो यहां पर ध्यान दो, यहां पे लिख दिया मैंने 3d5 और यहां पर क्या लिख दिया बच्चों? 4s2। तो यहां पर ध्यान दो, ये 1s ऑर्बिटल है, बोलो जी। और ये कौन सा है? 2s है। और ये क्या है? ये 2p का सबशेल है। क्या है ये? 2p का सबशेल। अभी फिलहाल मेरे को कौन सी सबशेल भरनी है? S। तो S सबशेल में मैं पहला इलेक्ट्रॉन डालूंगा
और अगला इलेक्ट्रॉन भी किसी में डालूंगा, क्योंकि इस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है ना, तो इसको एक मिल गया, अगला पेयर कर दो। अगला सब शेल कौन सा है? 2s, 2s को एक इलेक्ट्रॉन दिया, अगला पेयर कर दो। लेकिन जब मैं 2p सब शेल भरूंगा तो ऐसे नहीं करूंगा कि एक इसको दे दिया, अब इसे पेयर कर दो। अब ये वाला काम यहां नहीं चलेगा। अब क्या करना है, मेरी बात सुनना। यहां पे एक सब शेल था, एक एक सब शेल था और एक एक ही ऑर्बिटल था ना। अब इस सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है? 3। तो अब जब तक हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता इस सब शेल के, तब तक पेयरिंग स्टार्ट। आप जिस सब शेल को भर रहे हो, सपोज आप पी को भर रहे हो, तो पी का अगर आप पहला ऑर्बिटल भर रहे हो तो पी में तो 3 ऑर्बिटल है ना एक्चुअल में। तो जब तक आप पी के हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं दे देते, सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाता, तब तक पेयरिंग स्टार्ट। तो यहाँ पे 2p1, 2p2, 2p3 क्या सबको एक एक मिल गया? ओके, नाउ स्टार्ट पेयरिंग। समझ गए? और मेरी बात ध्यान देना, 2p4, 2p5, 2p6। ठीक है, तो यहां पर पढ़ो क्या लिखा है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैं क्या बोल रहा हूं? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कब तक स्टार्ट नहीं होगी? जब तक आपने जो सब शेल स्टार्ट किया है भरना, उसके हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए। अरे बोलो भाई, समझ रहे हो? ऐसा गांधी जी ने किया था। पता है क्या किया था? पहले हमारे पास क्या था? पहले हमारे पास देश में इतना कपड़ा वगैरह नहीं था, तो उन्होंने कहा जब तक मेरे देश के हर भाई को कपड़ा नहीं, भाई क्या बहन भी हर भाई बहन को कपड़ा नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं भी वस्त्र नहीं पहनूंगा। याद है आपको ये बात? मतलब पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी ना? अच्छा, था तो मैं भी नहीं तो बात सिर्फ यही थी कि वो बहुत टाइम तक ना, मतलब कि वो अपने ऊपर का कपड़ा पहनते ही नहीं थे। क्यों? वो सिर्फ इसलिए कहते थे जब तक सबको नहीं मिल जाएगा तब तक मैं भी कपड़े नहीं पहनूंगा। क्या आज के लोगों की ऐसी सोच है? नहीं है ना? समझ रहे हो? यहां पे वो सोच है। क्या सोच है? कि आप जो सब शेल भर रहे हो, जब तक उस सब शेल के हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाएगा, मैं पेयरिंग स्टार्ट नहीं करूंगा। वेयर एज यहां पे कितनी सब शेल है? एक ही है, तो एक ही ऑर्बिटल भरना है। अरे बोलो, तो एक भरा, दूसरा पेयर कर दिया। समझ गए बात? ऐसे ही अगर मैं डी की बात करूं कि चलो 3s को मैं कैसे भर दूंगा? 3s को कुछ ऐसे भर दूंगा। यहां पे लिया 3s, 3s के अंदर, और ये लिया 3p, फिर ये लिया 3d। 1 2 3 4 5। तो अगर मैं ये कहता हूं s को 3s1, 3s2, फिर 3p1, कैसे पेयरिंग कर दूं? पेयरिंग नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हुन्स रूल वायलेट हो जाएगा। 3p2, 3p3, फिर 3p4, 3p5, 3p6, फिर 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5। 5 ही है ना? तो पेयरिंग की तो नौबत नहीं आई, क्योंकि 5 खत्म हो गए। समझ गए बात? तो यहां पर वही बात अब समझ लो कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू क्या? हाँ, ऐसा नहीं कि 1s को एक मिल गया, 2s को एक मिल गया, 2p को एक। अरे नहीं भाई, तू अपने सब शेल का ख्याल रखना। अरे बोल लो, तुम क्यों गांधी जी बन रहे हो समझ रहे हो आपको? तो कौन से ऑर्बिटल को पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देना है? बिलोंगिंग टू दैट ऑर्बिटल विच आर बिलोंगिंग टू सेम सब शेल। उसमें p में डिफरेंट ऑर्बिटल होते हैं, d में होते हैं, f में होते हैं। तो पेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस until each orbital of that subshell has got 1 electron each. That is, they are singly occupied. Is that clear now? इसको फटाफट लिखेंगे। इसमें आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे पता लगेगा हम हुन्स रूल फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मेरी बात सुनो, अगर 3d5 आपको भरना है, आप ऐसे ना भर के यूं भर दो। ये आपका d ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5। क्या आप ये भर सकते हो? 1 2 3 4 5 ये भर सकते हो? अगर आपको इसे भरना है 2p6, 6 के 6 भरने हैं, तो यहां पे आप ऐसे पेयरिंग करते हुए चलो। किसी को क्या पता लग रहा है आपने पहले सिंगल डाले थे या डबल डाल दिए थे? ठीक है, तो यहां पे नहीं पता लग रहा, लेकिन यहां तो लग रहा है ना पता। अगर आदत आपको ऐसे ऐसे भरने की पड़ गई तो वो आदत आगे कंटिन्यू हो जाएगी। यहां पे तो गलत नहीं होगा, यहां पे गलत। समझ गए बात? तो हुन्स रूल फॉलो कर लेना, क्योंकि नहीं करोगे तो तुम्हें पता है क्या होने वाला है।
ठीक है, जल्दी लिखो इसे। और ये वाला पार्ट गलत है भाई, ये मैं बना के तो जा रहा हूं, ये गलत है, लिखो इसे फटाफट। चलो बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्या, डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या है नेक्स्ट हेडिंग, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये लिखो यहां पे हेडिंग, डी जनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की सबसे पहले डेफिनेशन समझाता हूं आपको। डीजेनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी। क्या होता है, हाँ, तो द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी इज कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। आपको एक एग्जांपल के तहत समझाता हूं डीजेनरेसी क्या होती है। जैसे मान लो आज एक घर में, मतलब इसको दिल पे मत लेना इस बात को, मैं किसी पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, ठीक है। मान लो अभी दो लड़के हैं, ठीक है, माँ बाप के साथ रह रहे हैं, दो ही लड़के हैं, सिर्फ दो ही लड़के, लड़की नहीं है, दो लड़के हैं, माँ बाप के साथ रह रहे हैं, ठीक है। बचपन में तो ऐसा नहीं होता ना, ये तेरा ही मेरा, ज्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, ज्यादा नहीं होता। फिर वो बच्चे बड़े हो गए, ठीक है, एक बच्चा 4 लाख रुपए कमाने लग गया, एक बच्चा कुछ 1-2 लाख रुपए कमाने लग गया, तो 4 वाला 2 लाख वाले से ज्यादा अमीर है, फिर उनकी शादी वादी हो गई, क्या वो अब भी साथ रहेंगे, है, अलग हो जाएंगे ना। वो 4 लाख वाले को यूं लगेगा, यार यूं तो 2 लाख रुपए कमा रहा है, तू 4 लाख वाली लग्जरी क्यों यूज कर रहा है, तू भाई तो अपना अलग घर बना ले। तो पहले जब वो एक साथ रहते थे उनकी सारी चीजें सेम सेम थी, बाद में अब एक भाई को दूसरे भाई के घर जाके रहने में सोचना पड़ेगा। ये बात समझ रहे हो। तो पहले उनकी एनर्जीज क्या थी, उनके फाइनेंशियल्स क्या थे, सेम, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, जब वो अलग अलग हो गए हैं, तो अब भाई भाई का मेहमान हो गया, मानते हो नहीं मानते। तो अब उनकी एनर्जी सेम, एनर्जीज फाइनेंशियल स्टेटस सेम नहीं है। अगर वो कोई चीज दूसरे वाला नहीं अफोर्ड कर सकता तो दूसरे वाला उसे दिलाने वाला नहीं है, और अगर दिलाएगा तो वही एहसान वाली बात हो जाएगी। तो यहां पर ध्यान देना, डीजेनरेसी इसी कॉन्सेप्ट का नाम है। वो ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी सेम है उन्हें बोलेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, और वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम नहीं है उन्हें क्या बोलूंगा, नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इज दैट क्लियर। तो इस बात को यहां पर ध्यान दो कि द ऑर्बिटल्स हैविंग द ऑर्बिटल्स, आप इसे ऑर्बिटल्स वर्ड भी यूज कर सकते हो, ऑर्बिटल भी यूज कर सकते हो। द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी is called degenerate orbitals. The orbitals having same energy is called degenerate orbitals. ठीक है भैया। और किन ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी है, किन की सेम नहीं है, ये बात जानने के लिए एक रूल आया था। क्या आया था, एक रूल आया था। वो रूल पहले तसल्ली से समझाता हूं, फिर उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करी थी ना, जिसमें हम बता रहे थे कि 1s से ज्यादा 2s की एनर्जी है, 2s से ज्यादा 2p की एनर्जी, वो रूल जस्टिफाई हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान दो, दो तरह के रूल हैं। पहला रूल किसके लिए है, फॉर स्पीशीज हैविंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। पहला रूल किसके लिए है गाइस, फॉर स्पीशीज हैविंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। जिन स्पीशीज के पास मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन है ना, उनके लिए बता रहा हूं, वहां पर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स जो होती है ना, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n+l वैल्यू के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गाइस, n+l वैल्यू, ओके। लेकिन जहां पर यह बात अभी समझाता हूं, इस बात को तसल्ली से समझाता हूं, बट फॉर बट के साथ फॉर आता है पता नहीं, तो बट फॉर स्पीशीज हैविंग
एग्जैक्टली 1 इलेक्ट्रॉन, स्पीशीज हैविंग एग्जैक्टली कितने इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्टली 1 इलेक्ट्रॉन, उनके लिए क्या है, उनके लिए जो है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली एन वैल्यू, सिर्फ किसके बराबर है, मतलब किसके प्रोपोर्शनल है, ओनली एन वैल्यू। अगर दो ऑर्बिटल है जिनकी एन वैल्यू सेम है, अरे बोलो जिनकी एन वैल्यू सेम है, तो मैं कहूंगा वाह भाई बधाई हो, तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, जिसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी जो एनर्जी की वैल्यू है किस पर डिपेंड कर रही है। लेकिन अगर तुम्हारी पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो तुम्हारी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, एन प्लस। एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल लो, यहां ध्यान दो। एग्जाम्पल, पहले ये वाला एग्जाम्पल दे देता हूं। फॉर एच एटम, एच कौन है गाइस यहां पर, हाइड्रोजन एटम, 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल। ओके गाइस, अरे भौंक भी दो है, लेट मी टेल यू, यहां ध्यान दो। जो आपका 1s ऑर्बिटल है इसके अंदर कितने ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है ना, उसके बाद 2s ऑर्बिटल है, फिर कौन है, 2p के 3 ऑर्बिटल है, फिर कौन है 3s, फिर कौन है 3p के 3, फिर कौन है 3d के 5। मैं कहूंगा हाँ भैया 1s में n की वैल्यू क्या है 1, जबकि 2s और 2p में n की वैल्यू क्या है, यहां पे n इक्वल टू 2 है और यहां पे n इक्वल टू, दिखाई दे रहा है ना, ये यहां पे n की वैल्यू 1 है, यहां पे n की वैल्यू 2 और यहां पे n की वैल्यू कितनी है 3। तो चेक करना, यहां पे एक ही ऑर्बिटल था, यहां पर दो सबशेल हैं, s और p सबशेल है, लेकिन s और p में टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए 4। गधौलाल 4 नहीं हो गए यार, s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल। भैया टेक्निकली तो फिर 5 और नहीं 6 होने चाहिए ना, क्योंकि s की देखो 3 है, 3 ऑर्बिटल है। सर सेकंड शेल में कितने ऑर्बिटल है, वो थर्ड का है काका, सुन इधर, ये सेकंड शेल में 4 ऑर्बिटल हुए ना, चेक कर, इसकी भी n की वैल्यू 2 है, इसकी भी n की वैल्यू 2 है, तो जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन के पास क्या है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, अरे यार हाइड्रोजन एटम क्या है भैंस की पूछ, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। मेरी बात सुनना, हाइड्रोजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ और सिर्फ एक, तो इसके 2s और 2p की एनर्जी बराबर नहीं होगी, क्यों, अगर 2p यूं कहे ओए मेरी तो ज्यादा एनर्जी है, 2s देगा कान के नीचे सिर, एक बात बता तेरी n की वैल्यू क्या है, वो तो 2 है, मेरी क्या है, तेरी भी 2 है, तो डिपेंड किस पे करता है, सिर्फ और सिर्फ, फिर ज्यादा कैसे कर रहा है, जितनी एनर्जी तेरी है उतनी ही, अरे बोल लो भाई, यही बात समझ, दोनों की एनर्जी क्यों बराबर। तो सेकंड शेल में मैं अगर आपसे पूछूं कि सेकंड शेल में हाइड्रोजन एटम के कितने डीजनरेट ऑर्बिटल है, टोटल 4। थर्ड शेल में कितने डीजनरेट ऑर्बिटल है, वेरी नाइस। ये बात समझे या नहीं समझे, अरे भौंक भी दो, थोड़ा सा तो भौंक दो, क्लियर ना। तो अगर आपसे कोई पूछे यहां पे क्यों नो ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, वैसे 3s और 3p में 3p की ज्यादा होती है, 3p बाद में भरा जाता है ना, लेकिन हाइड्रोजन में क्या है 3s और 3p बराबर है, क्यों, हम सब थर्ड शेल के हैं। तो फिर थर्ड शेल से क्या हुआ, थर्ड शेल से ये हुआ कि अभी हमारी जो वैल्यू है एनर्जी की वो सिर्फ और सिर्फ n पे डिपेंड करती है। बच्चे जब छोटे थे ना, उनकी एनर्जी कम है ज्यादा है, पैसा कम है ज्यादा है, वो सिर्फ पापा की एनर्जी पे डिपेंड करता था, पापा कितना कमाते हैं, मम्मी कितना कमाती हैं। फिर जब वो खुद कमाने लग गए तो उनकी एनर्जी में फर्क आया ना, मानते हो ना, वही वाली बात है। तो अगर मैं थर्ड शेल में बात करूं डीजनरेट ऑर्बिटल कितने हुए 9, सेकंड में बात करूं डीजनरेट ऑर्बिटल कितने हुए 4, और फर्स्ट शेल में बात करूं एक ही ऑर्बिटल है, तो क्या डीजनरेसी, अरे भौंक दो पक्का। इस वाली बात को, ये आपने लेफ्ट वाला सारा पार्ट लिख लिया तो इसे मिटा दूं, चलो इसे मिटा देते हैं। तो बच्चों
ये जो मैंने आपको फॉर स्पीशीज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन बताया ना, इनका डायग्राम बनाता हूं मैं एनर्जी लेवल का। जैसे कि मान करके चलो ये इस एक्सेस पे मैं आपको एनर्जी दे रहा हूं, क्या है ये, इस एक्सेस पे क्या है गाइस, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी ऊपर बढ़ती जा रही है, तो सबसे पहले यहां पर किसकी एनर्जी है, 1s ऑर्बिटल की। किसकी है एनर्जी गाइस, 1s ऑर्बिटल की इतनी है। फिर नेक्स्ट एनर्जी किसकी है, 2s की, और उसी के इक्वल एनर्जी किसकी है, 2p की। बोलो भाई, तो 4 ऑर्बिटल की सेम एनर्जी हो गई, 4 डिजेनरेट ऑर्बिटल हो गए। उसके बाद 3s की एनर्जी कितनी है, थोड़ी ज्यादा, फिर 3p की एनर्जी और ज्यादा, फिर 3d की एनर्जी, अरे 3p की कहां ज्यादा है गाइस, 3s के बराबर ही तो है। तो यहां पे क्या हो गया, 3s 3p 3d, तो यहाँ पे टोटल 9 डिजेनरेट ऑर्बिटल हो गए थर्ड शेल में, सेकंड शेल में 4 हो गए, फर्स्ट शेल में। इज दैट क्लियर, ओके ना। अब मैं आपको बताता हूं क्या, फॉर स्पीशीज हैविंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन में कोई भी उठा लो, हीलियम उठा लो, लिथियम उठा लो, बेरिलियम उठा लो, अरे भोको भाई। हाँ, तो याद ध्यान देना, इसमें क्या होगा, अगर मैं बात करूं 1s ऑर्बिटल के लिए, तो 1s ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल वैल्यू क्या है, मैंने आपको बताया था n आगे वाली वैल्यू होती है 1, और l क्या होता है s के लिए, s ऑर्बिटल के लिए l क्या था 0, तो 1 प्लस 0 कितना आ गया गाइस 1। अगर मैं 2s के लिए बात करूं तो क्या आएगा, n प्लस एल कितना आएगा गाइस, 2 प्लस 0 2, 2p ऑर्बिटल के लिए क्या बात करूं, 2p ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल कितना आएगा, n तो 2 है और l क्या है 3, तो चेक करके देखना 1s का n प्लस एल वैल्यू 1 आ रही है, 2s के लिए 2 आ रही है, 2p के लिए 3 आ रही है। उसके बाद 3s की निकालूं, अरे बोलो 3s की n प्लस एल वैल्यू कितनी है, n आपका 3 है और s आपका 0 है। ओहो, इनकी तो n प्लस एल बराबर आ गई, क्या 2p और 3s की बराबर एनर्जी होगी, शायद नहीं। अगर n प्लस एल की वैल्यू बराबर आ जाती है ना, तो जिसका n बड़ा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो यहां पर अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा जैसा मैं बना रहा हूं। ओ लाइन नहीं मारी सही से, एनर्जी। तो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल है गाइस, यहां पर सबसे पहले आ गया आपका 1s ऑर्बिटल, उसके बाद किसकी एनर्जी है 2s ऑर्बिटल। जो 2s और 2p ऑर्बिटल शादी से पहले सेम एनर्जी के थे, माँ बाप पे डिपेंडेंट थे, सिर्फ n पे डिपेंडेंट थे, जैसे ही उनमें l अटैच हुआ, l कौन है उनकी शादी हो गई ना, तो उनके साथ उनकी वाइफ आ गई, वो l है, ठीक है, समझ रहे भाई। तो अब 2s और 2p की एनर्जी बराबर, बोलो भाई, अरे भौंक भी दो यार, है ना। तो अब 2s से ज्यादा 2p की एनर्जी है बेटे, ध्यान दे ले, अरे बोले भी दो। तो ये 2p की एनर्जी थोड़ी ज्यादा हो गई, अब 2p भाई साहब। तो अब अगर मैं सेकंड शेल की बात करूं, सेकंड शेल में कितने डिजेनरेट ऑर्बिटल है, पहले तो जी 4 हुआ करते थे, फिर ना कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से 2s बेचारा वही रह गया, 2p थोड़ा सा बढ़ गया। मेहनत नहीं करेगा 2s तो बढ़ेगा कहां से, समझ रहे भाई। अब आगे बात करते हैं 3s की, तो 3s की कितनी है, अच्छा 2p के बराबर ही तो है, इसकी वैल्यू n प्लस एल, लेकिन इफ n प्लस एल हैज सेम वैल्यू, तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी जिसकी n वैल्यू हाई है। अरे बोलो भाई, तो 2p से ज्यादा एनर्जी किसकी हो गई गाइस, 3s की, 3s से ज्यादा किसकी, 3p की, और 3p से ज्यादा एनर्जी किसकी, 4s की, और 4s से ज्यादा किसकी, अरे 4s पहले भरते थे ना 3d से, ये बात तो याद है, मन्ना कुछ नहीं याद भाई, यही बात समझ, ये आपको समझ में आया नहीं आया। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल जो n प्लस एल पे डिपेंड कर रही है वो एक से ज्यादा वाले के लिए है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ n पे डिपेंड करिए, इज दैट क्लियर। और यहीं से गाइस आपका आया ऑफ बाउ रूल, क्या यहीं से क्या आया, जब मेरे को एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं तो मैं कौन सा रूल फॉलो करूं, सिर्फ n वाला या n प्लस एल वाला, अरे एक फिल करना है तो 1s1 कर दो, हो गया काम, लेकिन एक से ज्यादा करना है तभी तो ज्यादा ऑर्बिटल यूज होंगे, अरे बोल भी दो भाई।
इज दैट क्लियर? ओके, लिखो इसे जल्दी से। तो अभी आप इनकी n प्लस एल वैल्यू निकाल के देख सकते हो। n प्लस एल वैल्यू मैंने कही होगी तो आपको कितनी, इसकी n प्लस एल वैल्यू कितनी आई थी? इसका आया था 1 प्लस 0 1, इसका क्या आया था 2 प्लस 0 2, इसका क्या आया था 2 प्लस 1 3, इसका क्या आया था, अरे इसका 3 प्लस 1 था ना, सॉरी 2 प्लस 1 था, क्या था 2 प्लस 1, इसका क्या था 3 प्लस 0 3। तो अगर आपकी n प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही है तो जिसका n ज्यादा है, जिसका n ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। यहाँ पे क्या आएगी 3 प्लस 1 4, यहाँ क्या है 4 प्लस 0 4, तो जिसके n की वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा होगा। और यहाँ पे 3 प्लस 2 5, तो चेक कर लो 4s की कम आ रही है ना, इसलिए 4s 3d से जस्ट पहले भरा जाता है। नहीं आई बात समझ? बोलो भाई, समझ ले हो ना? ठीक है, अब वो राइट साइड आपने डीजेनरेट वाला लिख लिया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है नोड्स, NODES, वो मिटा रहा हूं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। नया टॉपिक कौन सा है? नोड्स, NODES। लो भैया, NODES, नोड्स। नोड्स क्या होता है? जैसे हमने ऑर्बिटल्स पढ़े थे, ऑर्बिटल वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है या मोर देन 90% होती है। अरे बोलो भाई। और ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी एकदम जीरो होती है कि भाई कहीं भी मिलेगा, यहां तो नहीं ही मिलेगा, तो उन्हें क्या बोलते हैं? नोड्स। तो लिखो द रीजन, क्या लिखेंगे गाइस? द region where probability of finding electron is 0 or minimum is called, क्या कॉल्ड करते हैं गाइस? नोड्स। ओके, नोड्स जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो। तो यहां पर ध्यान दो, नोड्स आर ऑफ टू टाइप्स, जिसमें पहली टाइप क्या होती है गाइस? पहली टाइप होती है एंगुलर नोड, और सेकंड टाइप क्या होती है गाइस? सेकंड टाइप होती है रेडियल नोड। जो टोटल नोड्स होते हैं ना, जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स होते हैं वो बराबर पता है किसके होते हैं? एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड। एंगुलर नोड को मैं AN से लिख दूं, अरे फॉर द टाइम बीइंग, और रेडियल नोड को RN से। तो टोटल नोड किसके बराबर हो गए? एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड। अब मैं आपको बताता हूं टोटल नोड किसके बराबर होता है। टोटल नोड बराबर होते हैं N-1 के। किसके? N, where N is प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अरे बोलो भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो एंगुलर नोड होता है ना गाइस, एंगुलर नोड L के बराबर होता है। एंगुलर नोड किसके बराबर होता है गाइस? L आपका क्या होता है? वेयर L इज azimuthal quantum number। azimuthal क्वांटम नंबर। azimuthal का क्या एक और नाम था? सब्सिडियरी क्वांटम। ठीक है भाई, azimuthal क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ओके, अरे बोल लो भाई। तो अब अगर आपको टोटल नोड पता है N-1 और आपको एंगुलर नोड पता है L, तो आप रेडियल नोड निकाल सकते हो। कैसे? N-1 में से माइनस कर दो क्या? L, तो क्या आ गया आपका? रेडियल नोड। अरे बोल लो भाई। अब आपको एक चीज बताता हूं, बच्चा ना भूल जाता है। बच्चा ये तो जानता है N-1 टोटल नोड होते हैं, वो ये भूल जाता है यार L एंगुलर नोड था या रेडियल था।
बच्चा यही भूल जाता है, क्योंकि अगर उसे ये पता लग जाए कि एल कौन सा है इनमें से तो माइनस करके दूसरे वाला तो निकाल लेगा। बस बच्चा क्या भूल जाता है कि एल एंगुलर था या रेडियल था। तो आपको ये बात याद रखने के लिए एक वर्ड दे रहा हूं, वो वर्ड पता है क्या है? लैंगुलर। क्या वर्ड है? अबे एंगुलर होता है ना, तो एंगुलर को क्या कर दो? लैंगुलर। एल फॉर एंगुलर। वाओ, हमने तो ए फॉर एंगुलर सुना था ना आज तक, अब क्या पढ़ेंगे? एल फॉर एंगुलर। एल फॉर, अरे एल फॉर एंगुलर, एल फॉर लैंगुलर, एल इज इक्वल टू एंगुलर। कुछ भी कर लो ना, यही बात समझ। अरे भौंक भी दिया करो कभी तो। हाँ, तो एल अगर एंगुलर है तो n माइनस वन में से माइनस करके दूसरा निकाल लो। इज दैट क्लियर? इसे फटाफट लिखो, फिर इसका वो बता रहा हूं, क्वेश्चन करा रहा हूं। तो बच्चों अभी आपको मैं क्या बताता हूं, एंगुलर नोड और रेडियल नोड कैसे निकालने हैं ये बताता हूं। जैसे मान लो हमने बात किया, फॉर एग्जाम्पल क्या लिया बेटा? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका लिया 5d ऑर्बिटल। कौन सा ले लिया गाइस? 5d ऑर्बिटल। तो आप बताओ 5d ऑर्बिटल में टोटल नोड्स कितने होंगे? टोटल नोड्स बराबर होंगे n-1 के, और n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 5। तो 5 - 1 = 4। 4 नंबर हो गए टोटल नोड्स के। अब 4 अगर आपके टोटल नोड्स हो गए तो मैं अब बात करता हूं कि आपका एंगुलर नोड कितना होगा। एंगुलर नोड बराबर होता है एल वैल्यू के। एल वैल्यू डी ऑर्बिटल के लिए कितनी होती है? एल। डी के लिए कितना होता है? 2। तो एंगुलर नोड कितने हो गए? 2। अरे बोलो भाई, इक्वल टू एल। और आपके पास टोटल नोड है और एंगुलर नोड है, तो रेडियल नोड कितना आ जाएगा गाइस? 4 - 2 = 2। इज दैट क्लियर? तो निकाल लोगे ना, पेपर में ये आता है, दैट्स इट। अरे भौंक भी दिया करो। हाँ, लिख लो इसे फटाफट, फिर नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक करा के खत्म आपकी क्लास। बच्चों अब मैं आपको एक ऐसी लाइन लिखवा रहा हूं जिसका मतलब आपको बहुत ज्यादा समझ नहीं आएगा, लेकिन वो आपको एज अ फैक्ट याद रखना है। क्या याद रखना है? एज अ फैक्ट याद रखना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं वो लाइन लिख देता हूं, उसके बाद उसको समझा दूंगा। लिखो, ये एज अ फैक्ट याद रखना है सिर्फ, जो अब लिखवा रहा हूं। एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स। क्या लिखना है? एनर्जीज of the orbitals in the same subshell, in the same subshell, same subshell की बात कर रहा हूं, decrease with the increase in the atomic number, और एटॉमिक नंबर के यहां पे आप एक वर्ड लिखेंगे जेफ, और ये जेफ कैसे लिखना है? जेड बड़ा और उसके सबस्क्रिप्ट में EFF, जेफ, ठीक है? और इसको मैं यहां पे शो भी कर देता हूं। एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल फॉर हाइड्रोजन एटम is greater than energy of 2s orbital of lithium, greater than energy of 2s orbital of sodium, greater than energy of 2s orbital of potassium, etc. ठीक है? आप इसको समझो पहले, क्या ध्यान देना। जैसे मैंने आपको क्या बोला, आप बताना एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन का या लिथियम का? लिथियम का ज्यादा है ना, और लिथियम का या सोडियम का? ठीक है, तो पहले इधर ध्यान दे लो। ये एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का 1, एटॉमिक नंबर लिथियम का 3, इसका 11। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, इनके 2s की एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज। 2s की एनर्जी क्या हो रही है? मेरी बात दोबारा सुनो, मैं कहता हूं हाइड्रोजन में भी 2s ऑर्बिटल है, लिथियम में भी 2s ऑर्बिटल है, सोडियम में भी 2s ऑर्बिटल है, ठीक है? उसी 2s ऑर्बिटल की एनर्जी सोडियम के लिए कम होगी, लिथियम के लिए ज्यादा होगी, हाइड्रोजन के लिए और ज्यादा होगी, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर कम है। ये फैक्ट बताता है, इसका रीजन अभी अपने को नहीं पता।
तो देख लो लिखा है क्या है कि एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल इन द सेम सबशेल, सेम सबशेल के जो ऑर्बिटल होते हैं ना उनकी एनर्जी क्या होगी, उन ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज होगी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर, एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल इन द सेम सबशेल डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक, और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है z इफेक्टिव भी बढ़ता ही है। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप इस फैक्ट को, ये जो आपको फैक्ट लिखवाया है ना, क्या लिखवाएगा इस ये फैक्ट, ये फैक्ट आपको याद रखना है। अरे बोलो, याद रखना है फिलहाल, जल्दी लिखो इसे फटाफट। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही कर रहे हैं, बाकी हम करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय बाय, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।